नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षण विधियों की क्लासेस में। पहले अपनी क्लासेस लाइव चल रही थी, लेकिन रीट का एग्ज़ाम जो है आगे जाने से थोड़ी बहुत जो शिथिलता आई है स्टूडेंट्स में, और दूसरा अभी मौसम परिवर्तन के कारण भी जो है थोड़ा समस्या रह रही थी। इसलिए एक और क्लासेस 4-5 दिन, लगभग 7 दिन हो गए, रोक दी गई थी लाइव। अब से ये क्लासेस जो होंगी रिकॉर्डेड चलेगी, ठीक है, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सको। 6 से 7 जो हिंदी व्याकरण की क्लास होती है नियमित रूप से, तो वो देखने के बाद जब स्टूडेंट्स को शिक्षण विधियों के लिए टाइम निकालना पड़े, तो देखिए घर का माहौल होता है, कामकाज का समय होता है, तो उस वक्त 2 क्लासें लाइव नहीं ली जा सकती है अभी, और जबकि एग्ज़ाम भी अभी तक दूर है। तो ऐसी कंडीशन पर मैंने यही सोचा कि क्यों ना अपने इसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाए। दूसरी बात, इससे ये भी अच्छा फ़ायदा हुआ कि मुझे पता तो चला कम से कम कि आप में से इतने लोग इन विधियों को सीरियसली देख रहे हैं। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, कुसुम है, राहिल अंसारी, बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं सर आप शिक्षण विधियाँ क्लास नहीं ले रहे, कि अब और भी नाम है कहीं। तो मुझे पता लगा कि चलो वास्तव में शिक्षण विधियाँ आपको समझ भी आ रही है और आपको फ़ायदा भी हो रहा है। तो अब से क्लासेस रेगुलर चलेगी, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन विधि अपलोड मिलेगी, ठीक है। रेगुलर नहीं दे पाऊंगा मैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, क्योंकि ड्यूटी भी होती है, और इसलिए यही रहेगा तरीका। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। लगभग मैं आपको 15 से 20 विधियां करा चुका हूं, अब तक 15-16 विधियां करवा चुका हूं। अब जो बची हुई हैं वो चल रही है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ठीक है। सबसे पहले इसके जानते हैं हम प्रवर्तक। इसके प्रवर्तक किसको कहा जाता है? मॉरिसन को। इसके प्रवर्तक जो है मॉरिसन को कहा जाता है ना। इस तरह भी नाम हो सकता है, मॉरिसन। प्रवर्तक जो है इसके मॉरिसन। लेकिन अगला प्रश्न यही होता है कि सबसे पहले इस विधि के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था। मैं आपको प्रश्न किस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से आपको साथ में लेकर चलूंगा। तो देखिए, सर्वप्रथम जो सुझाव दिया था वो डेजी भारविन ने जो सर्वप्रथम जो सुझाव दिया था इस विधि का, वो दिया था 1971 में दिया था डेजी भारविन। ये नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, डेजी भारविन। उन्होंने इस विधि का सुझाव का दिया था, सुझाव के बारे में बताया था कि भाई आप इस तरह से एक विधि का निर्मित करो, या ऐसी विधि का अपनाओ या निर्माण करो, कुछ भी करो जिससे अध्ययन में किस प्रकार की सुविधा होगी, वो सारा इन्होंने विस्तार से लिख के दिया था। तो प्रवर्तक मॉरिसन जरूर है, लेकिन इस विधि का सुझाव जो दिया था डेजी भारविन। हमें विस्तृत चर्चा जरूर करनी है, लेकिन वो वहीं तक करनी है जहां तक हमारा एग्जाम में प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है। तो कहीं किसी किताब में कोई दिक्कत आए तो कि सर उस किताब में ऐसा लिखा हुआ, उस किताब में, तो हालांकि मैंने 3 किताबों, ठीक है, लगभग 3 बुक्स जो हैं, उन बुक्स के आधार पर कंपैरिजन करके फिर मैं नोट्स बनाता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपको फालतू में किसी मतलब असुविधा नहीं हो कोई भी, कि सर कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दें, ठीक है। हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है शिक्षक के निर्देशन या फिर परिवीक्षण में शिक्षक के परिवीक्षण में शिक्षार्थी द्वारा किया जाने वाला अध्ययन, शिक्षार्थी द्वारा किया जाने वाला जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है। इसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहते हैं। लेकिन अब इसमें पर्यवेक्षण किसका रहता है, निर्देशन किसका रहता है? शिक्षक का रहता है। और अभ्यास कौन करता है या अध्ययन कौन करता है? वो करता है शिक्षार्थी। यानी ये दोनों का मिला जुला रूप है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? स्वाध्याय, ठीक है, स्वाध्याय विधि भी कह सकते हैं, स्वाध्याय विधि, या इसे यूं कहें सामाजिकृत, ठीक है, सामाजिकृत गलत लिख दिया मैंने, या इसे सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं गुरुजी दूसरा नाम कहीं उसी, तो दूसरा नाम भी
स्वाध्याय विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी जो होता है वो स्वयं अध्ययन करता है और दोनों मिलजुल कर इस अध्ययन को मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो इस कारण से इसे सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। हमें बहुत सरल तरीके से छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे पॉइंट्स में लेकर चलूंगा ताकि आपको अंत तक जाते जाते सारी विधि जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अध्यापक होता है, अध्यापक की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है? वो अध्यापक की भूमिका सिर्फ और सिर्फ होती है मार्गदर्शक के रूप में। कैसी भूमिका होती है? मार्गदर्शक की क्यों होती है? क्योंकि अध्यापक क्या करता है? सिर्फ देखता है कि स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी जो है वो अटक कहाँ पर रहा है। जहां वो अटकता है वहीं उसे मार्गदर्शन करता है, उसके बाद उसे चलना स्वयं पड़ता है। अध्यापक सिर्फ रास्ता दिखाएगा, उस रास्ते पे चलने का काम आपका स्टूडेंट का होता है। जैसे हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आपको इस विधि को इस तरह से पढ़ना है। देखिए आप सभी लोग ये शिक्षण विधियां पढ़ चुके हो, किसी के 30% समझ आई, किसी के 70%, किसी ने कोचिंग नहीं कर रखी, कुछ और भी अच्छे अध्यापकों से पढ़े हुए हैं कोचिंग्स में तो उनको बढ़िया समझ आई हुई है, लेकिन कहीं कोई डाउट्स हैं तो पढ़ी भी सब क्या कुल मिला के। लेकिन यहाँ मेरा एक प्रयास है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट और थोड़ा विस्तृत कर दिया जाए ताकि आपके एग्जाम में 30/30 आने का चांसेस पूरा बन जाए। ठीक है, तो अध्यापक की भूमिका कैसी रहती है? वो रहती है मार्गदर्शक की। 1971 में डेजी भारविन ने इसका जो है वो सुझाव दिया था। ठीक है, इसमें क्या करता है? जो शिक्षार्थी होता है, इतना नीचे दिखाई तो दे रहा है ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज थोड़ा पता नहीं, हाँ थोड़ा सा ऊपर ही लिखूंगा इससे। ठीक है, यहाँ लाइन कर लेते हैं। हाँ, इसमें शिक्षार्थी जो होता है ना वो क्या करता है? स्वयं अध्ययन करके किसी समस्या का समाधान, है ना, समाधान करता है। अब इसका मतलब ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शिक्षार्थी स्वयं अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद किसी भी समस्या का समाधान स्वयं करता है। क्लियर है? इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 बातें यहाँ क्लियर हुई। प्रवर्तक है मॉरिसन है, सुझाव 1971 में डेजी भारविन ने दिया था। शाब्दिक अर्थ है शिक्षक के पर्यवेक्षण में शिक्षार्थी द्वारा किया जाने वाला अध्ययन। इसे स्वाध्याय विधि कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट स्वयं पढ़ता है, खुद अध्ययन करता है, स्वतः अध्ययन करता है और शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों मिलकर भी मतलब एक पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं, चालन करते हैं, तो सामाजिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। अध्यापक की भूमिका इसमें मार्गदर्शक की रहती है, शिक्षार्थी स्वयं अध्ययन करके किसी समस्या का समाधान करता है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। मिटा दूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। अभी आप ये विधि पढ़ रहे हो, जो अपना पेज है आप इस तरह से टाइप करोगे @नरेंद्र NERENDRA नरेंद्र दान चारण। ठीक है, इस तरह से टाइप करोगे टेलीग्राम पेज पर तो आपको एक लिंक मिलेगा संपूर्ण हिंदी व्याकरण, वो पेज है अपना, उस पेज पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो PDF प्राप्त करने के लिए आप इस पेज को फॉलो करें। यहाँ आपको सारी PDF मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। देखिए ये विधि जो है ये हुई अभिक्रमित अनुदेशन हुई, ये बड़ी विधियां जरूर है लेकिन ये सरल है, और जिनको आप सरल समझते हो ना, हकीकत में आपको एग्जाम में उलझाएगी वही। आप सिर्फ बड़ी देखकर इसको थोड़ा बेकार समझते हो, लेकिन ये बहुत अच्छी विधियां हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। इसमें लिखूं या फिर उसमें लिखूं? मैं सीधा लिखूं, शॉर्ट लेंगे। उन विषयों के लिए ये गुण भी है लेकिन यहां अलग से बता रहा हूं, उन विषयों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिनमें करके सीखा जाता है ना, करके सीखा जाता है। सीधी सी बात है, यानी गणित के लिए ये उपयुक्त हुई कि नहीं हुई, है ना? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि बालक जो होते हैं ना, बालकों को लिखने एवं पढ़ने
का अभ्यास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, पूर्ण अवसर मिलता है। यानी किन दो पक्षों पर जोर दिया जाता है? लिखने और पढ़ने पर। बालकों को लिखने और पढ़ने का अभ्यास करने का इसमें जो होता है वो पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं और एक इस रिकॉर्डेड क्लास का एक फायदा ये भी है कि इसमें मुझे थोड़े से कमेंट्स नहीं देखने पड़ेंगे। तो कमेंट्स नहीं देखने पड़ेंगे तो यानी एक क्लास के अंदर हो सकता है कि अपनी एक विधि कंप्लीट भी हो जाए, है ना। तो 1 घंटे में एक विधि कंप्लीट भी हो सकती है। हाँ, क्लासें अगर, मेरा उद्देश्य नहीं है कि एक विधि को 3 क्लास में जानबूझ कर करूँ, वो तो टाइम निकल जाता है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आज की इस क्लास में ये विधि कंप्लीट करूं और आराम से हो भी जाएगी, क्योंकि मेरा सारा कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ रहेगा। मोबाइल पर जो है मुझे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, मोबाइल तो इस वक्त तो मैं वैसे भी नहीं रख सकता, क्योंकि जो सूचनाएं होती है वो बराबर चलती रहती है। हाँ, अब परिभाषा, अब इस विधि की परिभाषा आते हैं। तो चलिए परिभाषा देखिए, किसने क्या क्या परिभाषा दी है। सबसे पहले एक बाइनिंग एंड बाइनिंग है, जिन्होंने ये परिभाषा दी है कि बालकों का उस समय निरीक्षण करो। मैं शॉर्ट में लिखूंगा परिभाषा, जैसे मैंने याद किया था कि आपको भी याद करवा सकूं। ठीक है, परिभाषा है कि बालकों का उस वक्त आप क्या करो? निरीक्षण करो। बालकों का उस वक्त निरीक्षण करो जब वे अपनी मेज या टेबल पर व्यस्त हो। मतलब बालक जब काम कर रहे हो ना, जब बालक कुछ सीख रहे हो, बिजी हो कार्य में, उस वक्त आप क्या करो? बालकों का जाकर निरीक्षण करो। ये बात परिभाषा कौन देता है? बाइनिंग एंड बाइनिंग देता है। ठीक है, इसकी पूरी परिभाषा क्या है, लेकिन मैंने शॉर्ट में यही निकाला कि बालकों का उस वक्त निरीक्षण करना चाहिए जब बालक अपने टेबल पर जो है वो व्यस्त हो। और ये बहुत बढ़िया चीज है कि हम परिभाषा जब भी याद करें तो बाइनिंग एंड बाइनिंग की हो, चाहे क्लार्क एंड स्टार की हो, चाहे वो रिस्क की हो, किसी की भी हो। ठीक है, रस्क एक रिस्क है, रस्क है शायद, मेरे ख्याल से रस्क है। हाँ, तो किसी की भी हो, आप उस परिभाषा में से कोई एक लाइन ऐसी ढूंढ के निकालो जिसे उस नाम के साथ जोड़ सको, ताकि एग्जाम में वो परिभाषा पढ़ते ही जब वो लाइन या वो 5-6 शब्दों का जो एक सेंटेंस है वो आपको उसमें दिखाई दे तो आपको तुरंत पता लग जाए कि हाँ, ये उस विद्वान की परिभाषा है। याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अभी जो संडे है, यानी कल संडे है ना, कल मैं एक ऐसी क्लास लगाऊंगा जिसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि संशोधन जो बच्चे स्टूडेंट करें, सर संशोधन याद नहीं होते। मैं कल आपको इंपॉर्टेंट जो भी अभी तक 104 संशोधन हुए हैं, वैसे आपको गूगल पे दिखाएंगे 126, 127 उनमें क्या अंतर है। तो मैं आपको पॉलिटिकल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि संशोधन याद कैसे होता है। मैं एक ही क्लास में आपको संशोधन याद करवाने का पूरा प्रयास करूंगा और आप देखना आपको आनंद भी आएगा और आपको हाथों हाथ याद भी होंगे, क्यों मैं रिवीजन क्लास भी ले लूंगा। हाँ, अगली परिभाषा क्या है वो देखिए। तो बालकों का उस वक्त निरीक्षण करो जब वे अपनी मेज पर व्यस्त हो। ये तो बाइनिंग एंड बाइनिंग है। अब अगला है कि अध्यापक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों, अध्यापक होता है ना, अध्यापक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा कार्य करने तथा किए गए कार्य का, क्या लिखा मैंने? अध्यापक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा कार्य करने। मैं ऐसे टुकड़ों में याद करता हूं, आपको भी बता दूं कि इस तरह से याद आसानी से। अध्यापक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा कार्य करने तथा किए गए कार्य का परिवीक्षण, है ना, परिवीक्षण करने का समान अवसर प्राप्त होता है। और ये परिभाषा किसकी है? क्लार्क एंड स्टार, इसकी परिभाषा क्या कहता है ये कि मार्गदर्शन तो अध्यापक का रहना चाहिए। और ये बात कौन कहता है? ये तो विधि कहती है कि अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है। अध्यापक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी जो सीख रहे हैं ना, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य तथा जो कार्य उन्होंने कंप्लीट कर दिया है या कर रहे हैं, उसका परिवीक्षण करने का
समान अवसर प्राप्त होता है। यानी एक तरफ तो विद्यार्थी भी बराबर स्वाध्याय सीख रहे हैं और दूसरे तरफ अध्यापक भी निरीक्षण या पर्यवेक्षण करता चल रहा है, तो आपको दोनों को बराबर अवसर भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं आपको मैंने बता दी। तीसरी एक परिभाषा और है, वो है आपके उसकी, मैंने अभी बताया था, नाम क्या बताया था, रस्क। तो आपको ये दोनों परिभाषाएं मैं थोड़ी देर बाद में बीच में पूछूंगा कि बालकों को उस वक्त अध्ययन पर्यवेक्षण किया जाए, निर्देशन किया जाए। निर्देशन तो अलग चीज होती है, पर्यवेक्षण ही होगा। पर्यवेक्षण किया जाए जब वो अपनी मेज पर व्यस्त हो। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा दोस्तों है बाइनिंग एंड बाइनिंग की। अगला है अध्यापक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा कार्य करने तथा किए गए कार्य का पर्यवेक्षण करने का जो समान अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा आपके है क्लार्क एंड स्टार की। ठीक है, तो हम एक एक चीज को पढ़ते चल रहे हैं, साथ में याद करते चल रहे हैं, और आपसे उम्मीद है आपको याद होता हुआ भी चल रहा है। ठीक है, मेरे पढ़ाने का आनंद तभी आएगा जब आपको हाथों हाथ याद किया जाएगा। नेक्स्ट परिभाषा में रस की है, वो भी आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे ताकि परिभाषाएं बाद में नहीं बतानी पड़े। देखिए, निर्देशित अध्ययन से तात्पर्य क्या है? ये रस बताते हैं कि निर्देशित अध्ययन से तात्पर्य अध्यापक द्वारा उन क्रियाओं को निर्देशित अध्ययन से तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा उन क्रियाओं को निर्देशित करना जो मुख्य रूप से किसी समस्या समाधान की प्राप्ति की, कहेंगे गुरुजी हिंदी गलत लिखा है, की प्राप्ति से संबंधित है, जिनके लिए शिक्षार्थी आयोजित, यानी पहले से तय होता है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, मार्गदर्शन दिया हुआ होता है, इसीलिए शब्द आया यहाँ पे, आयोजित प्रयास करता है। ये परिभाषा है आपके रस्क की। किसकी परिभाषा है? रस्क की। किसकी है? रस्क की। क्या कहता है? निर्देशित अध्ययन से तात्पर्य क्या बताते हैं कि अध्यापक द्वारा उन क्रियाओं को निर्देशित करना है जो मुख्य रूप से किसी समस्या समाधान की प्राप्ति से संबंधित है। भाई इस परिभाषा को समझ ले मैं ढंग से, कि ये कह रही है कि अध्यापक जो होगा निर्देशन तो करेगा, लेकिन कौन सी, विद्यार्थी की कौन सी क्रियाओं का निर्देशन करेगा? तब ये कहता है कि अध्यापक विद्यार्थियों की उन क्रियाओं को निर्देशित करेगा जो किसी समस्या के समाधान से संबंधित हैं। भाई कोई समस्या है, उसके समाधान में लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, और उस समस्या के समाधान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समस्या समाधान की प्राप्ति से संबंधित हैं, जिनके लिए शिक्षार्थी आयोजित प्रयास कर रहा है। केवल और केवल उन समस्या समाधान वाली जो से संबंधित जो क्रिया है, उन क्रियाओं का ही वो क्या करेगा? निर्देशित करेगा। ये बात कहता है रस्क, यानी इस चीज की रिस्क तो लेनी, हाँ, इस चीज की रिस्क तो लेनी पड़ेगी। किसको लेनी पड़ेगी? अध्यापक को। मैंने 3 परिभाषाएं बताई है, और तीनों में सेकंड परिभाषा जो स्टार पढ़ी थी वो क्या था? वो ये थी कि अध्यापक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा, है ना, कार्य करने तथा किए गए कार्य, जो किया गया कार्य होता है उसको पर्यवेक्षित करने का जो समान अवसर प्राप्त होता है, वो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है अपने स्टार की। और ये बहुत सरल परिभाषा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो याद रहे कि जब निर्देशित बात आएगी, जब समस्या समाधान से प्राप्ति की बात आएगी, है ना, तो इस प्रकार की जब सिचुएशन आएगी तो निश्चित रूप से कौन सी होगी? यही परिभाषा होगी। ध्यान रखें, हमें पढ़ना है, आपका उद्देश्य होना चाहिए पढ़ना, और मैं आपको एकदम ऑफलाइन टीचिंग की तरह पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा सा ऑफलाइन अलग होता है, और लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि किसी क्लास को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होता है। और आने वाले समय में मैं कहता हूँ ज्ञान तो ये इतना ही है। कोई भी टीचर आपको पर्यवेक्षित अध्ययन विधि पढ़ाएगा तो इतना ही पढ़ाएगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो सुविधाएं बदल जाती हैं,
ठीक है, थोड़ा कैमरा क्वालिटी बदल जाएगी, आपको यहाँ प्रिंटेड दिखाई देने लग जाएगा, थोड़ा विस्तार से मैं लिख दूंगा और सिर्फ एक परिभाषा पूरा 1 घंटा। तो इस चीज़ पे ध्यान न दें। वो कहते हैं ना, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो आप तो अगर कोई भी अध्यापक बताएगा तो रस्क की यही परिभाषा बताएगा और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वही देगा। तो इसलिए ये ना सोचें कि कहीं और भी देखते हैं। मैंने 3 किताबों से आपको मैटर दे दिया, आना होगा तो इसी में से आ जाएगा। गुणकारी तो इवें गणवे कर जाई, नहीं तो भले इकट्ठो ही पढ़ लो भले, है ना। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 2nd ग्रेड के अंदर 30 में से 29 क्वेश्चन अगर सही हुए हैं तो इसी प्रकार से इन्हीं नोट्स की बदौलत हुए हैं। तो वही नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? बहुत आराम से चल रहे हैं, बहुत आराम से और अच्छे से कर रहे हैं, तो आप इसे ढंग से पढ़ें। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अब हम इसके करेंगे चरण। भाई इसके जो इस विधि में जो होते हैं, इस विधि में 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 8 चरण। स्टेप बाय स्टेप आराम से इजी वे में चलेंगे। सबसे पहला आपको सबको पता है प्रस्तावना। ये प्रस्तावना जो चरण होता है ये किससे संबंधित होता है? इसलिए प्रस्तावना चरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, पूर्व ज्ञान जो है ना, पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए कह सकता है, या पूर्व ज्ञान की जांच के लिए। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए पहला चरण होता है। सबसे 8 चरणों में सबसे पहला है प्रस्तावना। आज तो गर्मी बहुत है भाई, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे उमस है, बारिश आने के चांसेस हैं। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए। दूसरा चरण, मैं खैर संख्या में लिख रहा हूं तो कोई जरूरत नहीं, उद्देश्य कथन। क्या होता है? उद्देश्य कथन। अब इसमें क्या होता है भाई, आप क्या अध्यापन करवाओगे, है ना, अध्यापन करवाओगे, उसके निर्देश दिए हुए होते हैं इसमें। उद्देश्य कथन में अध्यापन क्या करवाओगे वो सारे के सारे निर्देश होते हैं, ठीक है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए होता है प्रस्तावना, उद्देश्य कथन होता है अध्यापन के निर्देश। आप जो आज पढ़ाने जा रहे हो उसके पहले से कुछ निर्देश दे दोगे। तीसरा, इसमें जो होता है वो सामग्री जो आप पढ़ाने जा रहे हो, विषय वस्तु, उसका आवंटन होगा। विषय वस्तु, जो विषय वस्तु होगी उसका क्या होगा? आवंटन होगा। भाई आप जो भी विषय वस्तु पढ़ाओगे उस विषय वस्तु को क्या किया जाएगा? आवंटन होगा। चौथा चरण जो होता है, चौथे चरण में क्या होता है? निर्धारित विषय वस्तु होती है, सॉरी, निर्धारित जो समय होता है कि भाई इतने समय क्लास होगी, सब कुछ होगा, तो निर्धारित समय में विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाएगा। ये एक इसका होता है चौथा चरण। टोटल कितने चरण पढ़ रहे हैं हम? टोटल पढ़ रहे हैं 8 चरण, ठीक है, टोटल पढ़ रहे हैं 8 चरण। ये आप सब बीएड करके आए हो, आप सबको पता है। पांचवा जो अब सबसे पहले प्रस्तावना दी, फिर उद्देश्य कथन हो गया, फिर विषय वस्तु का आवंटन हो गया, अब निर्धारित समय विद्यार्थियों द्वारा आवंटन हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई? या तो मूल्यांकन प्रश्न, है ना, मूल्यांकन, या क्या मतलब मूल्यांकन प्रश्न, या फिर साथ में क्या होगा भाई? शामपट कार्य, है ना, शामपट कार्य किया जाएगा। तो ये होता है इसका 5वां चरण। ये क्रम से याद रहने चाहिए, मैं आपको क्रम से ही लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, मैंने आपको आगे पीछे नहीं किए। अब उसके बाद जो शिक्षक होता है, शिक्षक द्वारा कोई अगर मान लो कोई कमी रहती है तो उसमें स्पष्टीकरण दिया जाता है। सिर्फ ये आपको क्रम से याद रहना चाहिए। अगर प्रश्न आएगा तो आएगा निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं है, इसी प्रकार से आएगा। 7वां आपको सबको पता है, आपने मुझसे पहले ही आंसर दे दिया होगा, पुनरावृत्ति या पुनः मूल्यांकन। एक बार पुनरावृत्ति कर दी, सॉरी पुनः नहीं, पुनरावृत्ति की एवं भाई पुनरावृत्ति करके फिर से मूल्यांकन कर दिया, ये होता है 7वां चरण। और जब दोबारा मूल्यांकन या पुनरावृत्ति कर दी, जो आपको दिक्कत आई थी वो, है ना, तो उसके बाद होता है गृह कार्य। इस विधि में ये 8 चरण होते हैं, 8 के 8 आपको याद होने चाहिए।
कोई टफ नहीं है। सबसे पहला कौन सा है? प्रस्तावना है, दूसरा उद्देश्य कथन है, तीसरा विषय वस्तु का जो है आवंटन है ना कि क्या पढ़ेंगे, चौथा है निर्धारित समय में विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाएगा, पांचवें में मूल्यांकन है, छठे में श्यामपट्ट कार्य है, तो सातवें में पुनरावृत्ति या मूल्यांकन है, तो आठवें में गृह कार्य है। तो ये आठों चरण आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। और अब मैं इनको एक्सप्लेन करके तो सिर्फ समय नष्ट करूंगा और कुछ नहीं। आप सबको पता है, बीएड करके आए हो, कि प्रस्तावना क्यों होती है। बस दो में थोड़ा विस्तार से लिखना था, मैंने लिख दिया कि भाई पूर्व ज्ञान की जांच के लिए प्रस्तावना की आवश्यकता की जाती है। क्लियर है? हाँ जी। अब आगे चलते हैं। बहुत आराम से करवा रहा हूँ मैं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपसे बीच बीच में, आपको पता है कि आपने पहले की क्लासें देखी है, मैंने आपसे पूछा भी है, तो मैं आपसे पूछता रहूँगा। और आपको अभी तक एग्ज़ाम नहीं आया ना, आप बस मुझसे जुड़े हुए रहिए। हिंदी में 30/30 और कोशिश अब जारी है सामाजिक की भी, तो सामाजिक में भी धीरे धीरे रेगुलर क्लासेस नहीं लेंगे, लेकिन आपको जैसे कल संशोधन बताए, कभी अनुच्छेद बताएंगे, कभी मौर्य, कभी गुप्त, कभी गुप्तोत्तर, कभी संविधान के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जहाँ से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको एक्सप्लेन जरूर करेंगे, ठीक है। अब इस विधि के गुणों की बात करते हैं। सबसे पहला भाई, इस विधि में गुणों की कमी नहीं है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला गुण वही है कि इस विधि का सभी विषयों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग है ना सभी विधियों के लिए किया जा सकता है, इसका गुण है। याद रखें, मेरे साथ साथ गुण करते चलें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं भी थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ और आपको भी बराबर धीरे धीरे लेके चलता हूँ। और मेरी क्लास की एक खास ये भी है कि कुछ जैसे स्टूडेंट है ना, वो स्पीड बढ़ा के देखते हैं, तो स्पीड बढ़ा के देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरी बोलने की जो स्पीड है ना, वो भी थोड़ी तेज़ है, मुझे पता है इस चीज़ का। जितना और टीचर्स धीरे धीरे बोल के पढ़ाते हैं, उतना मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। फिर भी मैं एक चीज़ को 4 बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, आवाज़ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गुण, विद्यार्थी, इसमें क्या होता है? विद्यार्थी, हाँ, विद्यार्थी जो होता है वो स्वयं गतिशील होकर सीखता है। भाई वो करके सीखता है कि नहीं सीखता है? वो स्वयं जो होता है वो करके सीखता है, ठीक है। और इसी कारण से स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। एक कोर्ट चलती है बात कि सर आपने इसमें ये बताया है, और वो एक टीचर हैं जिनके सर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये बताया। मुझे बताओ किस किताब के अंदर ये पैमाना लिखा हुआ है, किस किताब में ये लिखा हुआ है कि जिसके 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर होंगे वो जो आपको बताएगा वो बिल्कुल सही बताएगा, और जिसके अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं है वो आपको गलत बताएगा। क्या ये पैमाना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये कोई पैमाना नहीं है। ध्यान रखें कि वो है ना कि जो पहले YouTube पे आ गया उसके ज़्यादा हैं, जो आज YouTube पे आया उसके कम है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ऐसा पैमाना ना ले। आपको जो चीज़ समझ आ रही है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, जो समझ आ रहा है वो बेस्ट है। जैसे 2 बहनें हैं, नाम नहीं जानता, उनकी एक बहन है वो किसी और टीचर से पढ़ती है, एक बहन मुझसे पढ़ती है, तो वो सर मैंने उसको कहा, बोला मेरे तो उन्हीं टीचर की समझ आती है। तो ये एक ज़रूरी होता है कि हमें जिन टीचर्स की जैसे समझ आने लग जाती है ना, तो फिर हमें वही बेस्ट लगता है। एक तो ये बात होती है। दूसरी ये बात होती है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई ये कोई भी टीचर हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बताए, ये जो किताबों में लिखी हुई है इससे थोड़ा हटकर बताए। तो मैं उनमें से हूँ कि मैं किताबों में लिखा उससे हटकर सीखना चाहता था, आज भी उनसे हटकर सीखता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो होता है मंद बुद्धि जो छात्र होते हैं, छात्रों के लिए उपयोगी है। तो अब देखिए, हम जब गुण करते हैं तो दोष हमारे साथ साथ चलते हैं। आप कहोगे सर दोष साथ साथ कैसे चलते हैं? अब जब ये गुण है कि मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी है, तो कहीं ना कहीं आगे इसका दोष भी आएगा कि ये जो उत्कृष्ट बालक हैं उनके लिए अनुपयोगी है, तो ये उसका दोष भी होगा। बात समझ रहे हो मेरी? अब है
पांचवा एक बहुत अच्छा है कि व्यक्तिगत संलग्नता से अनुशासन बना रहता है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे अपने काम में व्यस्त हैं, तो उससे क्या होता है, अनुशासन रहता है क्लास के अंदर। सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, टीचर आराम से बोले व्हाट्सअप चलाए, बोले कोई टेंशन नहीं है, बीच बीच में निरीक्षण कर लेगा, परीक्षण कर लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संलग्नता से अनुशासन बना रहता है। स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, अपने काम में बिजी है, तो अनुशासन क्लास में बना रहेगा। अनुशासनहीनता का दोष है ना, वो इससे दूर हो जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद इसमें साथ में एक और होता है कि प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता या क्षमता से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता अथवा क्षमता से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है ये भी, है ना। इसके अलावा सातवां इसमें एक ले लेते हैं अपन कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुकूल विधि है ये। अब आप पूछोगे सर अनुकूल है प्रजातांत्रिक, कैसे है? सीधी सीधी बात है, प्रजातंत्र में क्या होता है, सबको समान अधिकार होता है, सबको बराबर सीखने, और इसमें भी क्या है, हर विद्यार्थी को समान रूप से सीखने का अधिकार है। वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या के समाधान की प्राप्ति कर सकता है ना। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता, ये हो गया। साथ में एक होगा इस पद्धति में सीखने का महान गुण है। इस पद्धति में सीखने का एक महान गुण छिपा हुआ रहता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये 8 गुण जो हैं बहुत बेस्ट हैं, सभी विषयों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यानी इस अध्ययन विधि को सभी विषयों में प्रयुक्त किया जा सकता है। विद्यार्थी स्वयं गतिशील होकर सीखता है, स्वाध्याय पर बल दिया जाता है, मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी है, व्यक्तिगत संलग्नता से अनुशासन बना रहता है, प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता या क्षमता से सीखने का अवसर प्राप्त होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है ना, और इस पद्धति में सीखने का एक महान गुण छिपा हुआ है, वो करके स्वयं सीख सकता है। ठीक है, और जो स्वयं सीख सकता है, जिस विधि में करके सीखा जाता है, कहीं ना कहीं उस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कह सकते हैं, है ना। तो क्लियर, मिटा दूं इसको? ओके। हाँ, अब बात करेंगे हम, उम्मीद करता हूं देखो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप जो जितने भी व्यूज आए इस विधि पर, मान लो जो भी इस विधि को देखें, 50, 60, 100 जितने भी जने आप देखें, आप एक कमेंट जरूर करें, धन्यवाद है ना, एक कमेंट जरूर, ताकि मुझे ये पता चले कि, या कोई भी कमेंट करे, कमेंट जरूर दें कि सर वास्तव में समझ आ रहा है, और आप निरंतर विधियां बनाते रहें, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि हाँ, जो मैं क्लास जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वो सही है ना। आप यहाँ पर आप मेरे मार्गदर्शक बनिए कि सर आपको हमने मार्ग दिखा दिया, शिक्षण विधियों की क्लासें लो चुपचाप, और फिर आप क्लासें में बराबर देते रहो, तो मैं आपको ज़रूर क्लासेस देता रहूँगा। ठीक है, अब देखिए आज गर्मी भी बहुत है, फिर भी देखो अब आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करनी है तो करनी है, क्यों फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्लास नहीं आ रही। हाँ, अब इसका दोष क्या होता है कि भाई ये काम टेढ़ा काम है थोड़ा, ये निर्देशन करना, मार्गदर्शन देना तो टेढ़ा काम है, तो कहीं ना कहीं विशिष्ट जो क्लासें होती है, विशिष्ट कक्षाओं हेतु उत्कृष्ट अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ये तो बहुत विधियों में चलता है, साथ में आवश्यकता होती है। आपको कोई पता है कि विद्यालय के अंदर जो 10-12 शिक्षक होते हैं, उनमें से जो उत्कृष्ट होते हैं वो आज 50% ही होते हैं या 70% होते हैं। 10, 5, 20, 25% तो ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक टाइम पास करना होता है, ऐसे होते हैं बिल्कुल,
कहीं ना कहीं शिक्षक जो है इतने अच्छे होते हुए भी, इतना अच्छा पद होते हुए भी आज उन 1% मिनिमम, टोटल में एवरेज करें तो 1% लोग हैं उनके कारण बदनाम हो जाता है। लेकिन वास्तव में देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब वो तो काम ही इतना दे देते हैं सरकारी, ये करो वो करो, तो बेचारे उलझे रहते हैं। बाकी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और नॉलेजेबल होते हैं। हाँ, अब इसके लिए विशिष्ट कक्षाएं होती हैं। समय सीमा की जो कालांश होते हैं, जो अपने पीरियड बढ़ाते हैं, उसके लिए भी थोड़ी कठिनाई आती है। जो कालांश होता है, कालांश समय सारणी बनाने में कठिनाई होती है। भाई समय को किस प्रकार से डिवाइड किया जाए। स्कूल का समय तो निश्चित है, अब उस समय के दौरान मतलब एक क्लास को ज़्यादा समय दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। और अब मान लो बच्चे ज़्यादा हैं क्लास में, बड़ा समूह है, तो बड़े समूह को मार्गदर्शन करना एक शिक्षक के लिए मुश्किल कार्य है। भाई सीधी सी बात है, अकेला शिक्षक एक बड़े मतलब 60-70 विद्यार्थियों को डायरेक्ट निर्देशन करे तो ये पॉसिबल भी नहीं है ना। हाँ, इससे क्या होता है, साथ में एक ये भी होता है कि ये जो प्रतिभाशाली बालक हैं, मैंने आपको उस वक्त बताया था, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, 5 प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनके लिए ये उपयोगी मानी जाती है। इसमें कहीं आपको बताया, उसमें मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी मानी गई थी, है ना। अब इसके अनुसार जो अध्ययन सामग्री है, अध्ययन सामग्री जो होती है, उसके अध्ययन सामग्री की उपलब्धता में भी क्या होती है, में कठिनाई होती है। इतनी अध्ययन सामग्री उपलब्ध भी नहीं करा सकते। कुछ सरकारी विद्यालय तो आज बहुत जर्जर अवस्था में है, ऐसे जगह तो इन विधियों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब उपलब्ध नहीं करा सकते, इसका मतलब साफ है कि भाई इस विधि में व्यय क्या होता है, व्यय अधिक होता है, और दूसरा कष्ट साध्य है। कष्ट साध्य क्यों है, क्यों परेशानी ज़्यादा हो जाती है, समझ आ रही बात। तो व्यय है, व्यय अधिक होता है और कष्ट साध्य होती है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनके लिए अनुपयोगी होती है। ठीक है, और उत्कृष्ट अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और क्या लिखा हमने, बड़े समूह को मार्गदर्शन करना एक शिक्षक के लिए जो होता है वो थोड़ा उपयुक्त नहीं होता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हर विधि में होती है, वैसे इसमें भी है। ठीक है, इसके अलावा एक है कि समय अधिक लगता है, ये भी हमने पढ़ रखा है पहले। समय अधिक लगता है, अतः आपको पता ही है कि अगर समय अधिक लगेगा तो क्या करेंगे अपन, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो सकता है। ये भी एक क्लियर बात है। तो ये 7, जैसे उसमें 8 थे, इसमें 7 दोष हैं। विशिष्ट कक्षाओं हेतु उत्कृष्ट अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी, समय सारणी बनाने में भी कठिनाई होती है, बड़े समूह को मार्गदर्शन करना एक शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये उपयोगी विधि मानी जाती है, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता में कठिनाई होती है, व्यय जो है वो अधिक और कष्ट साध्य विधि है, समय अधिक लगता है, अतः पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा नहीं हो सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो गुण बताए मैंने आपको, दोष बताया, प्रवर्तक बताया, परिभाषाएं बताई, है ना, 8 चरण बताए। तो ये चीज़ें मैं आपको बराबर याद करवाते चल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद भी हो रही होगी। हाँ, अब अगर आप टीवी चल रही है या वीडियो देख रहे हो तो आपको याद नहीं होगा। इसके लिए आप आराम से समय निकालें, कहीं मान लो लेटे लेटे देखें, चाहे ईयरफोन डाल के देखें, आपको समझ आएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ इस विधि को क्लियर करने में। भले ही आपको किताबों के अंदर ये बड़ी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में पूरी विधि जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसके आपको 2-3 गुण और बताता हूं मैं, इसके 2-3 गुण और बताता हूं।
देखो, एक तो ये विधि जो है वो मौन वाचन के लिए उत्तम है, मौन वाचन के लिए उत्तम है ना। उसमें लिखने और पढ़ने का काम होता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो हर स्टूडेंट अपने अपने काम में बिजी रहता है, तो उसमें मौन वाचन के लिए विधि जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा, जो परंपरागत दोष हैं, हमारे अपन पढ़ा रहे होते हैं, तो जो परंपरागत दोष है ना, उन परंपरागत दोषों को दूर करने के लिए, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, जो अध्ययन करवाते हैं ना अपन, मैं लिख देता हूं उसे, अध्ययन में जो परंपरागत दोष है, अध्ययन में जो परंपरागत जो दोष है ना, उन दोषों को दूर करने में सहायक है, करने में सहायक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना, मौन वाचन में उत्तम है। और जो मतलब एक जो दोष हैं कि भाई बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए, इस प्रकार के जितने भी दोष आते हैं ना, वो परंपरागत दोष कहलाते हैं। उनके लिए ये विधि जो है वो बहुत उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करूं, एक सेकंड रुकें, हाँ, तीसरा अगर बताऊं तो अध्ययन में पाठ्यक्रम, भाई शिक्षक हो, शिक्षक का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो बालक होता है वो जो विषय वस्तु होती है, जो पाठ्यक्रम होता है, उस पर अपना स्वामित्व बनाए। उस पर स्वामित्व कैसे, जैसे आपको व्याकरण करवा रहे हैं, मैंने जिस प्रकार से तैयार कर रखा है मैंने उसी प्रकार से आपको बताया, लेकिन आप में से 500,000 जनों ने मेरी क्लास देखी, उनमें से मात्र 5 बालक ऐसे हैं जिन्होंने तो स्वामित्व हासिल किया, बाकी ने नहीं किया। रीज़न क्या है? कंसंट्रेशन। मैंने कहा सघोष व्यंजन कौन से हैं, तिचोपांत है स्वरा सघोष। मैंने कहा महाप्राण कौन सा है, दुचे उसमें महाप्राण है। मैंने कहा दंत्यवर्ण कौन सा है, तुलसी राम दंता। मैंने कहा ओष्ठ कौन सा है, उपनाम ओष्ठ। मैंने कहा कंठ तालु है, दे तो कंठ तालु। मैंने कहा घोष कौन से हैं, 135 अंत स्वरा, सॉरी अल्प प्राण कौन सा है, 135 अंत स्वरा अल्प प्राण है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक चीज़, मैंने कहा लुंठित कौन सा है, तो लुंठित आते र आना चाहिए। मैंने कहा उच्छिप्त कौन सा है, तो उच्छिप्त ढ़ आना चाहिए। मैंने कहा पार्श्व कौन सा है, तो ल आना चाहिए। दिमाग में ए टू जेड चीजें आनी चाहिए। मेरे शब्द बोलने, प्रश्न बोलने के साथ ही आपको अगर उत्तर आता है ना, यानी आपने उस पाठ्यक्रम पर क्या कर लिया है, स्वामित्व कर लिया है। तो पाठ्यक्रम पर, पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु लिखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व करना भी इस विधि का एक गुण माना जाता है। और इसमें एक तरह के 3 सोपान होते हैं, ठीक है। इस विधि के 3 सोपान हैं या 3 चरण कहते हैं, वो चरण अलग चीज है, 3 सोपान अलग चीज है। 3 सोपान, नियोजन, सबसे पहले नियोजन कीजिए। ये आएगा प्रश्न एग्जाम में कि इस विधि का सही क्रम लिखो, नियोजन, फिर है क्रियान्वयन और फिर है मूल्यांकन। ये प्रश्न तो भाई मूल्यांकन, मुझे लग रहा है ये प्रश्न आ जाएगा, आपको सही क्रम पूछा जाएगा, आपको सही क्रम पूछा जाएगा, नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ये ध्यान रखें, नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अब इसमें और भी कुछ बातें बताता हूं आपको। हाँ, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को, हाँ इसमें जो होता है, जो इसमें विद्यार्थी जो होता है ना, विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। एक इसमें मतलब कुल मिला के मैं ये बता रहा हूं आपको कि इस विधि को उपयुक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि इस विधि को उपयुक्त बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस विधि में भाई जो बालक होता है ना, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं जाता है तो उसको ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। जो बालक होते हैं उनको जो अध्ययन सामग्री होती है, वो अध्ययन सामग्री जो होती है, अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। भाई आप बच्चों को उपलब्ध, मतलब जो अध्ययन सामग्री वही उपलब्ध नहीं करवा रहे, फिर आप चाहते हो कि बच्चे समस्या का समाधान की प्राप्ति खोजे, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। दूसरा, जो भी कालांश है उस मतलब समय अवधि, उस कालांश की समय अवधि जो है, समय सीधा लिख देता हूं मैं आपको कि समय, चलिए लिख देते हैं, समय निश्चित किया जाए, समय निश्चित किया जाए। भाई कितनी क्लास
कितना समय में ये आपको काम करना है वो सारा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में एक खास बात और बता दूं आपको कि अध्यापक को मार्गदर्शन करना है लेकिन ज़्यादा डायरेक्शन भी नहीं देना है। मतलब ज़्यादा डायरेक्शन नकल कहलाता है। ज़्यादा डायरेक्शन दे रहे हो उसको तो आप बच्चे को चीटिंग करवा रहे हो। तो अध्यापक जो होता है ना, उस अध्यापक को कम से कम निर्देशन देना चाहिए, कम से कम निर्देशन देना चाहिए, कम से कम निर्देशन देना, अध्यापक को कम से कम निर्देशन देना चाहिए। ये भी खास बात है। ज़्यादा ये नहीं कि कोई एक विशेष बच्चे को नहीं तू ऐसे कर, हाँ अब इसके बाद ये कर, नहीं, मार्गदर्शन कर दिया इतना बहुत है, ठीक है। इसके अलावा जो सारे बालक होते हैं उन सभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, जो जितने विद्यार्थियों को गृह कार्य जो है वो अलग अलग देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चे नकल नहीं कर पाएंगे, बच्चे खुद सीख कर काम करेंगे। तो विद्यार्थियों को जो गृह कार्य होता है वो भी अलग देना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, और साथ में एक और है कि इस तरह से कक्षा बोरिंग भी हो सकती है। तो इसलिए साथ साथ में क्या होता है कि जो अध्यापक होता है उसे कक्षा का जो भावात्मक, या बालकों के भावात्मक पक्ष, कक्षा नहीं बल्कि बालकों के या विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। समझ आई बात। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, अध्ययन सामग्री समय पर उपलब्ध करवाएं, समय निश्चित किया जाए, अध्यापक को कम से कम निर्देश देना चाहिए, विद्यार्थियों को गृह कार्य अलग देना चाहिए और बालकों में भावनात्मक पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। समझ आई बात। उम्मीद करता हूँ बेहतर समझ आई होगी। धीरे धीरे चलो ना। आज मैं, मेरे ख्याल से आज मैं सबसे स्लो चल रहा हूँ, है ना, सबसे आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग बराबर आते हो क्लास में, है ना। हाँ, तो समझ आ गया आपको। मौन वाचन के लिए उपयुक्त है, अध्ययन में परंपरागत दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त है। अपना अंतिम उद्देश्य क्या होता है, अंतिम उद्देश्य अपना ये होता है कि भाई साहब जो पाठ्य पुस्तक होती है उस पर स्वामित्व करना है, स्वामित्व स्थापित करना है ना, स्वामित्व स्थापित करना है ना। चले आगे। बस लास्ट स्टेप है। अब स्क्रीनशॉट जो लेता है वो ले ले, और वैसे भी वो तो बैक जाके भी ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए एक लास्ट रहता है, वो रहता है बाइनिंग जो है, बाइनिंग एंड जो बाइनिंग है, हिम्मत तो बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार इस जो पद्धति है, पद्धति की योजनाएं, उसने कितनी योजनाएं दी है, क्या क्या दी है, थोड़ा सा वो और सीख लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा है, बाइनिंग ने कुछ योजनाएं दी है। सबसे पहले उसने कहा सम्मेलन योजना। कौन सी योजना है, सम्मेलन योजना। सम्मेलन योजना में क्या होती है कि जो पिछड़े बालक होते हैं उन सभी पिछड़े बालकों को क्या करते हैं, जो मतलब एक अलग से, या यूं सीधा मैं कह सकता हूं एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना, पिछड़े बालकों को विशिष्ट सम्मेलन स्थापित करके, या विशिष्ट सम्मेलन स्थापित नहीं, विशिष्ट सम्मेलन करके फिर उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि ये विधि काम करती है। उन्होंने एक बताया है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सही रहेगा। पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट सम्मेलन करके शिक्षा दी जाती है। ठीक है। दूसरा होता है विशिष्ट शिक्षक योजना। विशिष्ट मतलब ये तो बात हमने कही थी कि भाई अपने इस विधि का प्रयोग करने के लिए उत्कृष्ट अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो विशिष्ट शिक्षक योजना, इसमें क्या होता है, वो ये कहता है कि भाई आपके पास अगर बढ़िया विषय विशेषज्ञ नहीं है तो आप बाहर से भी हायर कर सकते हो, है ना। तो विषय विशेषज्ञों
विषय विशेषज्ञों को बुलाकर अध्ययन करवाएं बालकों को। आपके पास जो उपलब्ध टीचर हैं वो बढ़िया नहीं है, तो आप विषय विशेषज्ञों को बुलाकर भी बच्चों को अध्ययन करवा सकते हो। तो दूसरी योजना ये है। तीसरा है काल विभाजन योजना। काल विभाजन योजना, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक अध्यापक तो क्या करता है, मतलब पूरे कार्य बांट दिया। एक अध्यापक तो क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, ठीक है, मार्गदर्शक बने रहेगा। और दूसरा जो होगा, दूसरा अध्यापक जो होगा पर्यवेक्षण करेगा। तो काम बांट दिया ना दो में, आधा काम ये करेगा और आधा काम ये करेगा। क्लियर है? उसके बाद है द्विकाल योजना। द्विकाल योजना, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक कालांश, जो एक कालांश होता है ना भाई, सीधा लिख देता हूं, टोटल जो कार्य होता है, बल्कि चलो लिख देता हूं ये भी, एक कालांश में मार्गदर्शन करना और दूसरा जो कालांश होता है, एक अलग से एक्स्ट्रा कालांश लगाया, दूसरे कालांश में जो है उसका पर्यवेक्षण करना। ठीक है, ठीक है। तो दो, मतलब कालांश ही दो कर दिए। कालांश कितने कर दिए? दो कालांश कर दिए। और लास्ट रहती है सामयिक योजना। सामयिक, पांच योजनाएं बताई है उन्होंने। सामयिक योजना ये क्या होती है कि मतलब नियमित रूप से, यह जो योजना है ना, यह योजना नियमित रूप से प्रयुक्त न करके पाक्षिक, यानी 15 दिनों में एक बार पाक्षिक या मासिक की जाती है। मतलब महीने या 15 दिन में एक बार है ना, कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा के उनको शिक्षा दी जाएगी। तो ये 5 योजनाएं बताई है। ये योजनाएं कितनी बताई है? 5 योजनाएं बताई है। सम्मेलन योजना, विशिष्ट शिक्षक योजना, ठीक है, काल विभाजन योजना, द्विकाल योजना और सामयिक योजना। और इसमें क्या बताया गया है कि भाई आप सम्मेलन में पिछड़े बालकों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, एक तरह से सम्मेलन करके उनको शिक्षा दो। विशिष्ट शिक्षक योजना, भाई आप विषय विशेषज्ञों को बुलाकर उनका अध्ययन करवाओ। काल विभाजन योजना, मतलब जो कार्य, बल्कि काल की जगह मैं लिख देता हूं ना, ये कार्य विभाजन सही रहेगा, है ना, कार्य विभाजन योजना। शायद मेरे देखने में चूक हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कार्य विभाजन मतलब पूरा कार्य विभाजित कर दिया, 2 टीचर्स में विभाजित कर दिया। द्विकाल योजना, एक कालांश में मार्गदर्शन और दूसरे कालांश में पर्यवेक्षण, कालांश बांट दिए। सामयिक योजना जो महीने या 15 दिन में एक बार होती है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में जितना बताना था मैंने आपको सारा बता दिया। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, कहीं कोई जो थ्योरिकल जो प्रश्न होते हैं, जो लॉजिक वाले प्रश्न होते हैं, अब इतनी कंप्लीट विधि, मतलब विधि की हर चीज अपने को करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में एक चीज रह जाती है और वो रहती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा की जाए वो उतनी बेस्ट है। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हल किए जाएं। एक बात और याद रखें कि क्वेश्चन जब आप कहीं ऑब्जेक्टिव हल करते हो तो पास में उसका उत्तर लिखा होता है कि इसमें चौथे प्रश्न में डी है, आप उस डी को रट लेते हो। फिर जब आप सर आपको पढ़ाते हैं तो सर ने बता दिया कि ये है, तो आप कहते हो नहीं सर उसमें डी लिखा हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है, पेपर में पहले आया हुआ है, लेकिन वहां डी माना गया था, बी माना गया था, ये पता नहीं है। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव किताब के आधार पर कह देते हैं कि नहीं इसमें डी है तो डी होगा। तो इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा विस्तार से पढ़े, समझ आई बात। प्रैक्टिस करें और जो पास में उत्तर लिखा हुआ है वो बाद में देखें, पहले खुद हल करें, क्या आपने वास्तव में सही हल किया है क्या। अगर आपने बी बताया और वहाँ डी लिखा हुआ तो उस प्रश्न पे विचार करें कि भाई मैंने गलत कैसे बता दिया, मैंने गलत बताया तो उसका पीछे आधार क्या है, और ये डी बता रहा है उसके पीछे आधार क्या है। दोनों में एक तरह से क्या करें, कंपैरिजन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, फिर निर्णय पर पहुंचे तो आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो जहाँ तक हो सकता है मैंने आज रिकॉर्ड की है, फिर भी अच्छी क्लास ली है, फिर भी आपको कोई कमी नज़र आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा सुझाव किया जाए। आप ये करो गुरुजी आज हम एनर्जी कौन ही थोड़ी बिना ऊर्जा पड़ी, तो एनर्जी देखो काम के साथ कई बार थोड़ी थकान महसूस होती है ना, तो वो आप टेंशन मतलब मैं एनर्जी फुल ले आऊँगा। और कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताएं और राय दें, आपकी राय स्वीकार्य है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मतलब सोमवार है, सॉरी संडे है, कल एक संशोधन की क्लास होगी। शाम को 6 से 7 अपनी व्याकरण की क्लास होती है रेगुलर। तो जो नए साथी हैं देखना चाहें तो संधि चल रही है वो ज़रूर देखें, और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। देखो मैं अपनी ओर से ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप फीडबैक ज़रूर दें। ऐसा नहीं कि क्लास देखते हो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ऐसा प्लीज़ ना करें, है ना। थोड़ा फीडबैक आप मुझे दें तो मैं बेस्ट दे पाऊँगा। अगर मुझे कुछ फीडबैक प्राप्त नहीं होगा तो फिर मेरे से भी वो बात है कि आप ज़्यादा फिर उम्मीद नहीं कर पाओगे, है ना। क्यों मैं भी अपना समय जो है खुद की तैयारी से समय निकाल कर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कल एक दिन छोड़ के एक दिन शिक्षण उद्योग क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।